स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12, तो जिसके अंदर 2025 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट वाला जो पेपर मैंने कराया था वो आपका 2025 का मेन एग्जाम था और जो कि विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए था, ब्लाइंड वालों के लिए। ठीक है, अभी जो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ये भी 2025 का है, बट यहाँ पर ये आपका मेन एग्जाम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी पेपर आया था। ठीक है, तो उनके लिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग के 10 एमसीक्यूज कर लिए थे। आगे के जो रिमेनिंग 10 एमसीक्यूज है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस 3 क्लास हो चुकी है, नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, एमसीक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे आए थे इस बार। ठीक है, 2025 का जो पेपर था, अभी 2026 में क्या है, मैथमेटिक्स का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस इजी नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ जाएगा एमसीक्यूज के लिए, तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, इसीलिए हम एमसीक्यूज यहाँ पर करा रहे हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से थॉरली रिवाइज हो जाएं। ठीक है, एमसीक्यूज से क्या होता है, जैसे 20 एमसीक्यूज करा रहे हैं तो आप समझ लीजिए एक तरीके से 20 टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं एक बार के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको यहाँ पर दे रखा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d/dx fx। ठीक है, इक्वल टू दे रखा है 3x² - 3 x की पावर 4। तो आपको फंक्शन निकालना है और एक इनिशियल वैल्यू दे रखी है f1 = 0। ठीक है, तो हमको fx के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगा है, अगर इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देते हैं तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये fx हो जाएगा इक्वल टू 3x² का कितना हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा, -3x की पावर ऊपर जाएगा -4, तो x की पावर -4 का कितना हो जाएगा, -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, कैंसिल जो हो जाएगा तो x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा 1/x³ + c। ये आ गया फंक्शन fx। बट यहाँ पर ऑप्शन में देखिए c कहीं पे नहीं दिख रहा, यानी कि c को एलिमिनेट करना होगा, और एलिमिनेट करने के लिए आपके पास कंडीशन दे रखी है। इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन है कि f1 = आपके पास 0 दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू, ये यहाँ पर क्या होता है, x = 1 डालना है, तो ये जो आएगी ये y की वैल्यू होगी, y = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 डालते हैं यहाँ पर, तो ये f1 हो जाएगा, तो 1 + 1/1 + c इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + c क्या हो जाएगा, 2 + c = 0 हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो fx को क्या लिख सकते हैं, fx = x³ + 1/x³ - 2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एक एलपीपी दे रखी है और आपके पास कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट एक तो 1,1, ठीक है, और एक 3,0, इसके बाद 0,3, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास हैं। और जो फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या दे रखा है, z = ax + by दे रखा है, वेयर a b > 0 इज टू बी मिनिमाइज्ड। तो a और b को हमें मिनिमाइज करना है। द कंडीशन ऑन ए बी शो दैट मिनिमम ऑफ z अकर्स एट। तो मिनिमम z कहाँ कहाँ आ रहा है, तो z मिनिमम एक तो आ रहा है 3,0 पे, एट 3,0 पे, और दूसरा z मिनिमम मिल रहा है एट 1,1 पे। तो चलिए z मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, तो 3,0 जब इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा 3a का। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये a + b आएगा। ठीक है, अब दोनों मिनिमम वैल्यू हैं भाई, दोनों पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम तो एक ही कोई फिक्स वैल्यू होगी, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेटिंग 1 और 2, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3a = a + b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a - a = b हो जाएगा, तो 2a = b हो जाएगा, तो a = b/2। तो जिस ऑप्शन में ये रिलेशन होगा वही सही हो जाएगा, तो a = b/2। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है z की, और z = ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 3x + 4y, और कंडीशन क्या दे रखी है, x + y <= 1 सच दैट। तो मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए, तो उस मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ये 0,0 हो जाएगा। तो इसका टेबल बनाया जाता है। टेबल कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन मान लेंगे, x + y = 1 है,
तो एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 रख दीजिए। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 आ रही, सपोज दैट ये 1 है और ये x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,1 प्लॉट करना है, तो 0,1 ये हो जाएगा। ऐसे x एक्सिस पे क्या आएगा 1,0, तो ये 1,0, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दो। तो ये जो आएगा, ये जो रीजन लेस देन कह रहा है ना, तो लेस देन का मतलब क्या है, ओरिजिन आएगा या फिर नहीं आएगा चेक करना है। तो ऐट 0 0 पे चेक कर लो, ऐट 0 0 पे। तो 0 0 पे ये इक्वलिटी क्या है, 0 + 0 लेस देन 1 सेटिस्फाई कर रही, 0 लेस देन 1 होता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ओरिजिन की तरफ आएगा रीजन, तो ओरिजिन की तरफ ये वाला रीजन हो जाएगा। और ये इक्वेशन किसकी थी, x + y = 1 लाइन की, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया। फिजिबल रीजन में ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे a b, और ओरिजिन तो 0 0 है ही, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, z@a, तो a पे वैल्यू निकालेंगे, a पॉइंट क्या है 1,0, ठीक है, सॉरी 0,1, तो 0,1 पे कितना आएगा आंसर, z@a 0,1 पे 4 आएगा। ऐसे z@b निकाल लो, b पे कितना आएगा, z@b तो b पे वैल्यू कितनी आएगी, b हमारे पास 1,0 है, तो 1, तो ओरिजिन पे हमारे पास कितना आ रहा है 0 + 0, फाइनली 0 आ गया, ठीक है। सॉरी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देखिए z@a पे मिल रहा है। अगर मिनिमम की वैल्यू बात करता तो मिनिमम कहाँ पे, ओरिजिन पे मिलता, जो कि 0 आ जाता, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 है। तो मैक्सिमम वैल्यू का ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy/dx। अब देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि टाइम टेकिंग एमसीक्यूज हैं सारे के सारे। 2x × e⁻x² + y। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है या फिर लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए 2x e⁻x² × e⁻y लिख सकते हैं। अब ये पूरा के पूरा x वाला टर्म है, ये पूरा का पूरा y वाला टर्म है, प्रोडक्ट में लिखा, तो y वाला अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/e⁻y = 2x e⁻x² dx हो जाएगा, ठीक है। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो लेट यहाँ पर करेंगे इस वाले इंटीग्रेशन के लिए x² = t मान लो, तो 2x dx = क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और यहाँ पर ये e⁻y ऊपर जाएगा तो e⁻−y हो जाएगा, और e⁻−y का इंटीग्रेशन e⁻−y और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 2x dx की वैल्यू कितनी आई dt, और e⁻x² e⁻t हो जाएगा, तो e⁻t dt हो गया। e⁻t का e⁻t ही रहता है, यानी कि e⁻t और t की वैल्यू क्या है x² + c। तो फाइनली क्या आया आंसर आपके पास, e⁻x² + e⁻−y = -c। फिर से क्या है, कांस्टेंट ही होगा, तो इसको नया कांस्टेंट k मान लो, ठीक है। तो e⁻x² + e⁻−y = k। ये जनरल सोल्यूशन आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला सही है। बी में कांस्टेंट c दिखा रखा है, हम लोगों ने k ले लिया, ठीक है। तो कांस्टेंट k लो c लो, बात एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। 15 में आपसे बोल रखा है m डिग्री को डिनोट करता है, m अगर डिग्री है और n आपके पास ऑर्डर है, n क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देखिए पहले बात तो रेडिकल्स पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। तो देखो पावर जो डेरिवेटिव के हैं सब सारी की सारी एक होल नंबर में है। अगर बात करें dy/dx की पावर 3 है, होल नंबर है। d2y/dx स्क्वायर, ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है, तो 1 3 ये सब क्या है, होल नंबर्स में, यानी कि यहाँ पर इसको फर्दर हमको सिंप्लीफाई करना नहीं पड़ेगा। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको देखना है कि ऑर्डर कितना है। ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो पहला वाला टर्म में देखिए LHS में तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और RHS में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और जितना हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी डिग्री देखी जाती है, तो हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री यहाँ पर कितनी है, 1 है, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आ गया ऑर्डर और डिग्री। तो वैल्यू पूछ रहा है m + n की, तो m + n क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपके पास मैग्नीट्यूड दे रखा है वेक्टर्स का। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी = 2 है। तो आपसे वैल्यू पूछ रखा है मॉडुलस ऑफ a + b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, मॉडुलस ऑफ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ a² + मॉड ऑफ b² + 2 × a डॉट b वेक्टर, ठीक है। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर प्रोडक्ट में यहाँ पर यूज किया जाएगा a डॉट b का, ठीक है।
और फाइनली मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है 2। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 है तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, तो ये 9 हो जाएगा। और हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, तो वो कितना हो जाएगा, रूट ले लीजिए, तो +-3, ठीक है, +-3। अब आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, तो नेगेटिव वाला यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे, तो +3 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में वेक्टर क्या डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये वेक्टर है कोई भी इस डायरेक्शन में, तो इसकी ओरिजिन से इस पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है भाई, तो इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है भाई, डिस्टेंस नेगेटिव में लेते नहीं, इसलिए यहाँ पर 2 वैल्यूज आई थी तो नेगेटिव वाली डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो 17 को स्किप करके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे और 17 को लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया जा रहा है, तो 3 बार टॉस करने पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, फर्स्ट टाइम जब टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। सेकंड टॉस में यहाँ पर हेड और टेल की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी हेड और टेल की पॉसिबिलिटी है। थर्ड वाला टॉस होगा तो इसमें हेड टेल, यहाँ पर भी हेड टेल, यहाँ पर भी हेड टेल और यहाँ पर भी हेड और टेल, तो सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा एच एच एच, और ये हो जाएगा एच टी एच, ठीक है, और ये हो जाएगा एच एच टी हो जाएगा, और एच टी टी हो जाएगा, फिर टी एच एच हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, टी टी एच हो जाएगा और टी 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 हो जाएगा। टोटल 8 आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 8 आउटकम्स हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, 2 हेड तो होने चाहिए, उसके अलावा 3 हेड भी हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इस वाले में 3 हेड हैं, पहला, इसमें 2 हेड हैं दूसरा, इसमें भी 2 हेड हैं तीसरा, इसमें एक ही हेड है ये वाला नहीं लेंगे, इसमें 2 हेड है ये वाला ले लेंगे, इसमें 1 हेड है नहीं लेंगे, इसमें 1 हेड है नहीं लेंगे, इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 और टोटल कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हाफ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 19 पे आते हैं, जो कि आपके रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो रीजन और असर्शन में क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास एक फंक्शन दे रखा है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि जिसकी रेंज रियल नंबर की है, R to R, ठीक है। तो R to R एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, f(x = x क्यूब आपके पास एक फंक्शन दे रखा है। तो ये कह रहा है ये फंक्शन 1 है, पहले चेक कर लेते हैं 1 होगा या फिर नहीं होगा। तो 1 के लिए क्या करेंगे, f(x = f(y) लेकर के चलेंगे, और अगर x = y आ जाता है तो 1 है। तो देखिए भाई यहाँ पर f(x = f(y) लेकर के चल रहे हैं, तो x³ = y³ हो जाएगा, इट इम्प्लाइज x³ - y³ = 0 हो जाएगा, तो x - y कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x² + y² माइनस का xy = 0। तो इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे तो x = y आ गया, यानी कि ये 1 तो है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 है, तो 1 आ गया है। इस 1 फंक्शन इफ कोडोमेन = रेंज, तो कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाए तो ये कंडीशन तो ऑन टू फंक्शन की होती है, कोडोमेन = रेंज, तो ये ऑन टू के लिए होता है, लेकिन ये फंक्शन तो 1 है, तो असर्शन तो सही है लेकिन इसका रीजन गलत है, ठीक है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, f(x = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, f(x = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। और यहाँ पर आपको कह रहा है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट पे एट x = 2 पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम देख सकते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं बताती है, बट डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा क्या इंप्लाई करती है कि फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस। एक थ्योरम कहता है अगर p इंप्लाई q है तो नॉट q इंप्लाई p भी होगा, यानी कि अगर फंक्शन यहाँ पर नॉट कंटिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थ्योरम क्या कहती है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये इंप्लाई करेगा कंटिन्यूअस, ठीक है। तो p इंप्लाई q, तो जब भी आपके पास लिखा हो p इंप्लाई q तो हमेशा क्या होगा, q नॉट, ठीक है, नॉट q इंप्लाई नॉट p, यानी कि
क्यू इम्प्लाई पी को तो नहीं बोल सकते, बट नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी हमेशा होगा। ऐसे डिफरेंशिएबल इम्प्लाई कंटिन्यूटी, बट नॉट कंटिन्यूटी डिफरेंस इम्प्लाई नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है नहीं, तो बिल्कुल सही है, कह रहा नहीं है डिफरेंशिएबल। तो असर्शन क्या हो गया, असर्शन आपके पास ट्रू हो गया। रीजन की बात करें, रीजन में क्या बोल रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एनी इंटीग्रल वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, रीजन भी इन्होंने सही दे रखा है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए डॉट बी वेक्टर के इक्वल है। तो आपसे पूछा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा एंगल पूछ रहा है। तो आपको तो पता ही है ए क्रॉस बी को कैसे लिख सकते हैं, ए, ठीक है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है, साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए और बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको एन कैप बोलते हैं। इक्वल टू ए डॉट बी को ओपन करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी स्केलर्स हैं, तो स्केलर का मैग्नीट्यूड फिर से वही स्केलर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ए बी कैंसिल हो गए, और मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का क्या होता है, 1 होता है। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसका तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फाइनली क्या बचा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा किस वैल्यू के लिए होते हैं, ये हमेशा थीटा इज इक्वल टू π/4 यानी कि 45 डिग्री एंगल के लिए ही यहाँ पर होते हैं ये इक्वल। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो आई होप आपको 2025 पेपर के जितने 20 MCQs थे, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसके अंदर जितने भी MCQs हैं 2024 के पेपर्स में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।